नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली से सटे रोहिणी के कराला गांव में। और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिया जी, जो पेशे से तो एक टीचर हैं, इसी के साथ साथ वो बीते काफ़ी दिनों से जैविक खेती कर रही हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग कर रही हैं। और आप ये देखेंगे कि इस समय जो सुप्रिया जी का फार्म है, इसमें बहुत सारी तरह की सब्जियाँ हो रही हैं। तो सुप्रिया जी, एक बार बताएँ कि आपके फार्म में कितनी सब्जियाँ हो रही हैं इस समय? जी, फ़िलहाल 25 से ऊपर जो है वैरायटी हमारे यहाँ पर है। और ये इधर आप देख रहे हो, ये तो अब मैंने क्लीन करवा दिया है। यहाँ पे अब हम गाय के लिए चारा लगा रहे हैं और स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न लगाएंगे। और इसके साइड में फूल गोभी लगी हुई है और इधर गाजर लगा रखी है। गाजर मेरे यहाँ पीछे वाले पैच पे भी है, और क्योंकि कंटिन्यूटी हमें चाहिए होती है तो हम कुछ कुछ दिन के ब्रेक्स में लगवाते रहते हैं सीड्स। और ये वाला जो खेत आप देख रहे हो, यहाँ आलू लगाया हुआ है हमने। ये आलू की हार्वेस्टिंग हम कर भी रहे हैं। और एक बार दिखाइए, एक बार आलू कैसे निकल रहा है यहाँ पर। ये आलू निकाल भी जी, ये आलू निकाल भी रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आलू लगाया हुआ है हमने। ये आलू की हार्वेस्टिंग चल रही है। अब इस पोर्शन पे मैं अब ना धीरे धीरे थोड़ा ट्रीज़ भी लगा रही हूँ। तो सहजन के हमें पौधे लगाने हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हमने इस पैच को क्लीन किया है। ये जो कॉर्नर है, ये हमारा खाद बनाने के लिए हमने रखा है। यहाँ छाया रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो घनजीवामृत बनाया हुआ है हमने ये। और इस इधर ही आलू से जो नेक्स्ट पोर्शन है, हाफ एकड़ जो नेक्स्ट है, वहाँ पे टमाटर लगा हुआ है। और टमाटर के साथ हमने लहसुन की इंटरक्रॉपिंग की हुई है। आलू में भी मैंने आलू के साथ मेथी लगाई थी। इंटरक्रॉपिंग मेरे यहाँ नॉर्मल फीचर है। हम मैक्सिमम जैसे जैसे मुझे पता चलता है, मैं क्रॉप्स को जो है रोटेट तो कर ही रही हूँ, मैं इंटरक्रॉपिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, जैसे मैम ये कहते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, केवल आलू करते हैं, आलू ही करते हैं। अगर लेकिन हम देखा कि यहाँ पर आपने कई तरीके की सब्जियाँ कर रखी हैं। उसके अलावा गेहूँ भी आप बता रही हैं, गेहूँ भी है या और भी फसलें हैं। तो लगभग इस छोटे से फार्म से आप कितनी फैमिलीज़ को सब्ज़ी सप्लाई कर पा रहे हैं? देखिए, मेरा ना अभी एट प्रेजेंट तो क्या है कि रिटेल में भी जा रहा है सामान और होलसेल में भी लेके जा रहे हैं लोग। तो मेरे अपने खुद के मेंबर्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। तो 80 से 100 मेंबर्स तो हमारे अपने हैं। और उसके अलावा होलसेल बायर्स हैं, कुछ 4 लोग हैं, वो लोग भी बल्क में लेके जाते हैं। तो काफ़ी फैमिलीज़ का काम चल जाता है। अगर मैं होलसेल का भी अमाउंट लगा के चलूँ तो लगभग 250-300 परिवार जो हैं, उनको के लिए हम सब्ज़ियां लगा रहे हैं अभी। और अभी तक तो मैं सब्ज़ियों पे ही काम कर रही थी। मैं आगे वाले पैचेस भी दिखाऊंगी, और भी सब्ज़ियां हमने लगाई हुई हैं। लेकिन अभी पिछले 2 महीने से जैसे जैसे सीज़न आ रहा है, मैं ग्रेन्स पर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें प्रोक्योर करने पड़ रहे हैं बाहर से। तो एक तो कुछ लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू उसमें रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है कि 5 एकड़ पे अभी तक मैंने उतना इंटेंसिवली काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे उतना आता भी नहीं था। अब जैसे एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो 5 एकड़ से हम और अच्छे से और ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ले सकते हैं। देसी बीज ही यूज़ किया है मैंने। ये लास्ट ईयर काफ़ी कस्टमर्स की तरफ से डिमांड थी कि ब्लैक कैरेट भी लगाओ। हम लोग जो है जूस में और कांजी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उनकी डिमांड पे ये लगाई थी मैंने। ये वाला जो आप पैच देख रहे हो, यहाँ पे हमने प्याज लगाया हुआ है। कुछ तो बीज बनाने के लिए लगाया है और कुछ वैसे प्याज लगाया अब जो अप्रैल में हार्वेस्ट होगा। उसके अलावा लहसुन लगाया है काफ़ी सारा, और बैंगन अब लगाए हैं, तो मार्च में बैंगन की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आगे दिखाती हूँ, पालक लगाई हुई है हमने। और जैसे कि मैंने बताया कि अब मैं ग्रेन्स भी लगा रही हूँ धीरे धीरे। तो जौ लगाई है हमने, मल्टीग्रेन आटे में हम जौ यूज़ करते हैं, और वैसे भी जौ का आटा मंगाते हैं हमारे कई कस्टमर्स जो हैं। तो जौ है एक पैच पे। और पिछले दिनों मसूर का सीज़न था, तो मैंने मसूर लगाई हुई है कॉर्नर में, वहाँ खेत के एकदम लास्ट एक्सट्रीम पर मसूर लगी हुई है। और मैं देसी बीज यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा 0 बजट मॉडल है, तो आने वाले टाइम में मेरा ऐसा मन है कि मुझे बीज भी बाहर से ना ख़रीदने पड़े। तो मैं कुछ कुछ पोर्शन अपना बीज बनाने के लिए भी रखती हूँ। जैसे मैंने दिखाया भी कि हमने प्याज छोड़ रखा है यहाँ पे बीज बनाने के लिए। कॉर्नर में आपको वाइट फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, वो मूली का बीज बनाने के लिए हमने पैच रखा है। उसी के आगे गाजर का बीज हमने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग सीड्स पर भी काम कर रहे हैं। और ये वाला जो पैच आप देख रहे हो, अब यहाँ पे गाजर हमने लगाई हुई थी। आगे भी इससे अगला पैच भी लाल वाली गाजर का ही है। और इसको अब हम क्लीन कर रहे हैं ग्रेजुअली। जैसे अब समर सीज़न आ गया है, तो समर्स की भी वेजिटेबल्स में लगवाना शुरू कर दिया है मैंने अब फ्रूट्स पे भी काम शुरू किया है ग्रेजुअली। और ये वाला पोर्शन हमारा स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स का है। जैसे आप देख रहे हो, अच्छा बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है। और लगभग 500 पौधे मैंने अब की बार लगाए हैं, और इसका रिस्पांस अच्छा रहा। तो अब की बार तो मैंने सेल पर्पज़ के लिए नहीं लगाया, अपनी फैमिली और कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स के लिए लगाई हुई हैं। और नेक्स्ट ईयर मैं इसको थोड़ा स्केल इसका बढ़ाऊँगी, ताकि मैं अपने मेंबर्स को भी दे पाऊँ। तो बड़े ही मन से मैंने ये पोर्शन लगाया है।
और अभी तक तो अच्छी चल रही है, रिस्पांस अच्छा चल रहा है। और इसमें भी मैंने जैसे स्ट्रॉबेरी में ना मल्चिंग जो है मस्ट होती है, बिना मल्चिंग के आप नहीं कर सकते। तो मैंने प्लास्टिक मल्चिंग नहीं की है, अभी इसकी वीडिंग की है हमने, इसलिए थोड़ा सा इसको धूप लगने के लिए छोड़ा हुआ है, नहीं तो मैंने इसके ऊपर नेचुरल मल्च मैंने कवर किया हुआ है इसको। और जैसे कि आप देख भी रहे हो, ये पराली है, पराली बिछी हुई है और फ्रूटिंग शुरू हो गई है, तो हम इसको पूरा कवर कर देंगे कि फ्रूट्स बिल्कुल भी हमारे ख़राब ना हो। ये हमारा बीटरूट का पैच है, चुकंदर लगाया हुआ है हमने, और इसके पीछे आपको पर्पल कैबेज नज़र आ रही होगी, और वहीं उसके पीछे ही हमने कुछ पोर्शन पे गांठ गोभी लगाई हुई है और ब्रोकली लगी हुई है। एक और चीज़, जैसे लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में और केमिकल फार्मिंग में नॉर्मल जनता नहीं वो कर पाती है, कि डिफरेंस नहीं कर पाती है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, लेकिन आप इतने साल से एक्सपीरियंस कर रही हैं, आप खुद कंज्यूम कर रही हैं, इसके अलावा आप अपने कस्टमर्स को भी दे रही हैं, तो कस्टमर का क्या रिव्यू रहता है जब वो आपके यहाँ की एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स और बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाई हुई सब्ज़ी खाता है, तो आपको पॉजिटिव क्या रेस्पॉन्स मिलता है? देखिए, इसमें ना कस्टमर की अवेयरनेस के ऊपर भी है। कुछ लोग हैं जो मुझसे डे 1 से जुड़े हुए हैं और कभी उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई, हमेशा थम्स अप ही आता है और वो बहुत खुश हैं। और कुछ लोग बीच में जुड़े, वीडियोस देखकर ही जुड़ते हैं ज़्यादातर, उन्होंने एक बार सामान मंगाया, 2 बार मंगाया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए उसको। तो बहुत सारी वेरिएशन है इसके अंदर। और मुख्य कारण क्या रहता है कि लोग नहीं? मुख्य कारण जैसे इसमें कॉस्टिंग भी रहती है। दूसरा उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जब जैसे एक सीज़न होता है, अब जैसे मैंने मेथी लगाई है, एक पैच पे मेरी मेथी लगी, हमने फ़र्स्ट टाइम उसको काटा, तो जो उस मेथी का टेस्ट होगा वो सेकंड वाली जब हमने काट लगाई है सेम उसमें पैच पे, तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। थर्ड टाइम में वो और थोड़ी बड़ी हो गई है। तो अब मैं तो हर बार एक बार बीज लगा करके सेम चीज़ नहीं भिजवाऊंगी ना, हम तो जो मैं अपने घर में भी, घर के लिए भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ, और जो है, और उसमें न्यूट्रिशन लेवल में कोई कमी नहीं होती, टेस्ट का थोड़ा फ़र्क होता है। लेकिन अब जो कस्टमर बाज़ार जा रहा है, बाज़ार में 50 वेजिटेबल सेलर बैठे हुए हैं और वो वहाँ से छांट के लेके आता है कि कौन से वाली उसको सबसे कच्ची और सबसे बढ़िया लग रही है। अब उसका पैरामीटर अलग है चूज़ करने का कि कच्ची और दिखने में क्या अच्छा है। वो न्यूट्रिशन नहीं देख रहा कि वो कैसे पानी की होगी, कैसे पानी की है, क्या दवाइयाँ उसमें डली हुई हैं, बस वो देख रहा है कि कच्ची कच्ची स्टेम्स लग रही हैं तो ये ले आओ। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं मेरे यहाँ जिनको मैं, अगर मान लो मेथी थोड़ी सी पाला जैसे पड़ गया, थोड़ी येलोइश हो गई है कुछ लीव्स, वो भी चलेगी, उनको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे मैं अपने घर में जिस अवेयरनेस से यूज़ कर रही हूँ वो वैसे अवेयरनेस से कर रहे हैं। ट्रस्ट की बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रस्ट की बात है। दूसरा, जब तक हम जैसे लोगों के साथ जो लोग कनेक्टेड हैं वो ये नहीं समझेंगे ना कि वी आर नॉट वेजिटेबल सेलर्स, और अगर वो पैसा दे रहे हैं तो हम भी उतनी ही मेहनत करके उनको अच्छी चीज़ दे रहे हैं। ये गिव एंड टेक रिलेशन, संबंध वाली बात है। यहाँ सब्जी बेचने वाले नहीं हैं हम, कोई व्यापार नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है, ध्येय के साथ हम लोग जुड़े हाँ, हैं एक संबंध है। अगर आप एक रिलेशनशिप बना के चलते हो तो आपको ट्रस्ट रहेगा। कई बार इशू हो जाता है, कुछ लोग कॉल करके बात कर लेते हैं तो उनको क्लैरिटी हो जाती है, तो कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको उनके साथ परेशानी है। उन्हें लगता है कि हमने तो इतना पैसा दे दिया तो हमें तो बिल्कुल ये चीज़ आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो वहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। दूसरा इशू क्या रहता है, जैसे जो खेत से लेकर के जाएगा उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने सामने लेके जा रहा है, फ्रेश लेके जा रहा है, बिल्कुल वो चूज़ कर लेगा। और जो जिसके घर तक सब्ज़ी जा रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज तक यहाँ नहीं आ पाए हैं। अच्छा। जबकि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब क्यों नहीं कोई आना चाहेगा ऐसी जगह, दिल्ली में इतनी रीच में है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका घर मेरे फार्म से मतलब 20 मिनट्स के भी डिस्टेंस पे नहीं है, हम और खुद दूर से आए हैं। हाँ हाँ, और वो लोग भी आज तक नहीं आए हैं। तो पता नहीं टाइम निकालना नहीं चाहते हैं या उन बंद कमरों में ही स्वर्ग मान लिया या पूरी दुनिया मान ली है, मुझे समझ नहीं आता वो चीज़, मैं रिलेट नहीं कर पाती। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे गर्मियाँ आएंगी आगे आगे और ज़्यादा मुश्किल है। अब जैसे मैंने हार्वेस्ट, मेरे लगभग 15 से 20 पैकेट्स तो हम भेजेंगे ही, कहीं भी भेज रहे हैं, उसकी पैकिंग में जो है हार्वेस्टिंग में, पैकिंग में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अब आपने अगर मॉर्निंग में 5 बजे से भी काम शुरू किया है ना, कई बार होता है कि 12-1 बज गया करते करते, उसके बाद डिलीवरी के लिए ड्राइवर जा रहे हैं, 8-9 बजे तक सब्ज़ी पहुंची है। अब आप गर्मियों में देखो, गाड़ी में अगर एसी भी है तो वो उतनी कूलिंग नहीं कर पाएगा, तो वो रात तक जो है, और कई बार एक के ऊपर एक भी सामान रखा जाता है, बहुत लेवल्स पे गलती भी हो जाती है, पैकिंग टीम से हो गई और या ड्राइवर से हो गई, इस तरीके से, तो उस वजह से उतनी फ्रेश नहीं रहती है चीज़। और बाज़ारों में क्या है कि वो पानी छिड़क के उसको ताज़ा रखने की कोशिश करते हैं, तो वो एफर्ट हम लोग नहीं करते। अच्छा, वो पानी डाल भी देंगे ना तो वो वैसे ख़राब हो जाएगी, डालना भी नहीं चाहिए, गल जाएगी वो। तो ट्रांसपोर्टेशन के इशू भी रहते हैं, और मेन तो कस्टमर की अवेयरनेस है, क्योंकि देखो मेरे यहाँ इतने लोग हैं जिन्हें आज तक भी प्रॉब्लम नहीं हुई और वो रेगुलरली ले रहे हैं, तो अवेयरनेस की का ही इशू है, उनके पास भी तो वही चीज़ जा रही है। बिल्कुल सही बात है। बल्कि मैं पूछती हूँ उनसे कई बार फ़ोन करके भी कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होती,
और वो लोग कहते हैं हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमें घर बैठे शहर में रहते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, हमारा तो डॉक्टर का खर्चा बच रहा है। तो वो अवेयरनेस की बात हो जाती है। बहुत अच्छी बात बताई सुप्रिया जी ने कि मेन चीज़ है ट्रस्ट की। अगर आप को ट्रस्ट नहीं भी है तो आप आके एक बार देखिए। अगर जैसे सुप्रिया जी का खेत है, यहाँ पर जाके देखिए, या जिससे भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहा है, जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो एक बार उसके फार्म विजिट करिए, देखिए किस तरीके से वो अपने खेतों में लगे रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो यही जो मेहनत है, इसी की कॉस्टिंग आपके प्रोडक्ट में लगती है। मैं एक बात और कहना जी, चाहूँगी बिल्कुल। यहाँ पे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप मेरे यहाँ से, जैसे मेरे यहाँ बहुत बार ना नोएडा से फ़ोन आता है, और मेरे कुछ नोन फ्रेंड्स हैं जो वहाँ कर रहे हैं, जिन पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, जिनके यहाँ से कुछ सब्जियाँ मेरे यहाँ भी आती हैं, तो मैं उन लोगों को डायरेक्टली उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज भी तो वेस्ट होते हैं ना। पेट्रोल डीजल सब इतना महंगा हो रहा है, वो लोग यहाँ से मैं सब्जियाँ भिजवाऊँगी, तो उससे बेटर है कि जो लोग वहाँ उगा रहे हैं आप उन्हीं से लो। देखो, जब तक कस्टमर फार्मर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपके अपने आसपास के एरिया में आप देखो कि कौन लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो ढूंढ लेता है। और बहुत लोग हैं जो अपने आप मेरे वीडियोस देख करके लोकल हैं, इधर के आसपास के हैं, जो ढूंढते हुए आए हैं। और दूर के लोग हैं जो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनको अगर मुझे पता होता है मैं भी ज़रूर बताती हूँ, लेकिन आपको फार्मर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। और आप लोग मॉल्स में जाते हो घूमने फिरने, तो आप छुट्टी का एक दिन, संडे, सैटरडे, कोई गज़ट हॉलीडे, कोई वीक, मतलब कोई भी एक दिन निकाल करके आप हफ्ते में अपने बच्चों के साथ फार्म विजिट्स करो, खुद जाओ वहाँ पर लेने के लिए। मॉर्निंग में इतना रश भी नहीं होता है, और वैसे भी तो हम मॉर्निंग वॉक करने, जॉगिंग करने पार्क्स में जाते ही हैं, उससे तो बहुत बेटर जगह है ये। अब दिल्ली में है मेरा फार्म, रोहिणी के बहुत नज़दीक है, फिर भी मेरे घर से 10 ही किलोमीटर दूर है, फिर भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मेरे रोहिणी एरिया में जहाँ मेरा घर है, उसमें और यहाँ में भी एयर क्वालिटी का बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। तो आप कुछ घंटे आओगे, मतलब मुझे, मतलब ना, मैं बहुत इस चीज़ को अपने ग्रुप में भी मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ मेंबर्स को कि आप लोग फार्म पे आओ। और हम फार्म पे तो हम रेट्स भी काफ़ी कम रखते हैं, तो मार्केट जितना तो नहीं है, लेकिन बहुत, उससे लगभग 10% ही महंगा होगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और आपकी एक फार्म विजिट हो, पिकनिक स्पॉट टाइप, आप ब्रेकफास्ट बना के लाओ, आप यहाँ बच्चों के साथ खाओ, कितना अच्छा आपको लगेगा। बट वो है कि घर से निकलने की एक हैबिट, तो और कहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने, तो हम निकल जाते हैं, कितनी दूर शिमला जाते हैं घूमने हम लोग दिल्ली से। और आपके घर के आसपास बहुत लोग अब ये काम कर रहे हैं, आप ढूंढो और वहाँ पर आप रेगुलर फार्म विजिट्स रखो, एक रिलेशन बनाओ अपने फार्मर के साथ। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात बताई सुप्रिया जी ने कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर से काफ़ी दूर जाके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेकर आएँ फार्म से। आपके जो निकटतम जो किसान हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं, अगर नहीं भी जो किसान केमिकल फर्टिलाइज़र वाली खेती कर रहे हैं और आप सक्षम नहीं खेती करने के, तो आप उन लोगों को प्रमोट करिए, उनको एक जो राशि है, सहायता राशि उनकी फसल की आप उनको दीजिए, उनको प्रेरणा मिलेगी और वो जैविक खेती की ओर अग्रसर होंगे। आप जानिए कि जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं, उनसे काफ़ी हम कट गए हैं, शहरों में आ गए हैं, इस डेवलपमेंट की दौड़ में हम काफ़ी आगे निकल रहे हैं, लेकिन हम अपनी रूट से कटते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये वीडियो आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। सुप्रिया जी से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम डिटेल्स दे देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हाँ,